नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है नॉर्थ बंगाल न्यूज 24 में। आपके साथ आपके समक्ष एक बार फिर से मैं चंदन सिंह एक विशेष इंटरव्यू के साथ हम आप सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि पूरे देश में और कह सकते हैं खास करके यूएसए की बात करें या बाहर की देशों की बात करें तो एक वेरिएंट जो बहुत ज़्यादा जुबान पे है वो है डेल्टा वेरिएंट। जी हाँ, इसके साथ साथ जो अल्फा बीटा गामा वेरिएंट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट का क्यों हम चर्चा करेंगे ये हम बताना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले ही सिलीगुड़ी में एक डेल्टा वेरिएंट केस पाया गया है। इस कारण से आज हमें मौजूदा हालात देखते हुए हम डॉक्टर कल्याण खान सर के साथ आज एक इंटरव्यू रखे हैं, जिसके दौरान जितने भी दर्शकगण हैं उनसे हम जुड़ेंगे और उनके सवालों के ऊपर कहीं ना कहीं हम जवाब लेकर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम सर का स्वागत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे डेल्टा वेरिएंट के बारे में? सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे कि डेल्टा और लोगों को किस तरह जब ये वायरस पहले 2019 में और हमारे देश में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2020 में आया, तो उस टाइम से ये पता चल रहा था कि किसी ना किसी जगह इसका बहुत सारे वेरिएंट्स या स्ट्रेन्स हैं। क्योंकि देखिए, पहले इनका जो वायरस का जो सिम्टम्स थे वो सिर्फ सांस का तकलीफ, बुखार और आपका शरीर में बदन में दर्द ऐसा बताया जा रहा था। उसके बाद देखा गया कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, डायरिया वगैरह आ रहा है। कुछ पेशेंट्स में जो आपका स्वाद का और जो स्मेल का जो सेंसेशन है वो जा रहा था। तो इसको देख के पता चल गया था कि ये डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रेन्स है वायरस का। वायरस जो है वो एक ही है, वो SARS-CoV-2 जो हम लोग बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड और कोरोना वायरस 2। और ये जो वायरस सेम ही है, लेकिन जब भी ये वायरस, ये एक RNA वायरस है, किसी एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर में संक्रमित होता है तो उस टाइम क्या होता है, इसका चेंज होता है। मतलब इसका जो जीन है उसमें चेंज आता है, और वो चेंज अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज अगर हो गए तो उसमें दूसरा स्ट्रेन पैदा होता है। तो जैसे हम लोग देखे हैं, पहले से ही ये चल रहा था, चर्चा चल रहा था कि इंडियन स्ट्रेन, उससे पहले यूके स्ट्रेन लोग बोल रहे थे, कुछ ब्राजील स्ट्रेन के बात हो रहे थे। और यही जो चिंता का बात है कि कुछ स्ट्रेन्स इसमें होते हैं जिसको हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। मतलब इसको लेके चिंता का बात है। उसके आगे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, VUI, उसी के हिसाब से इसका नामकरण होता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न से जब उसको देखा जाता है कि इसका कुछ ऐसा क्वालिटी है, ऐसा कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोगों का खतरा है, इंसान का खतरा है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाता है। जैसे कि ये डेल्टा वेरिएंट की बात अगर करें तो इसमें संक्रमण क्षमता जो है वो आगे वाले स्ट्रेन से थोड़ा ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है सर? इससे कम से कम जो दिखाई दे रहा है, तो इससे कम 40 से 60% इसमें जो संक्रमण क्षमता है ये ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छी बात है कि ये स्ट्रेन में कभी भी आपका जो जटिल बीमारी होने का मतलब पैदा करने का जो क्षमता वो ज्यादा नहीं है, पहले बात। और सेकंड, दूसरा बात जो कंसर्न हम लोगों का था कि इसके अगेंस्ट हम लोगों का जितना भी वैक्सीन से प्रतिषेधक है वो काम करेगा या नहीं। और देखा जा रहा है, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी वैक्सीन है वो इस वेरिएंट के विरुद्ध कारगर है, मतलब ये काम कर रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, एकदम पहले से ही मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा था, जैसे मैं बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, ये यूज करना चाहिए काम। उसी तरह से हम लोगों ने बोल रहे थे कि कोई देश का नाम उसी किसी स्ट्रेन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ताकि उसमें भेदभाव पैदा हो सकता है। सर, वो देश के नाम से मैं एक
बात पूछना चाहूंगा, यूके वेरिएंट का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है सर। यूके देखिए, यूके हमारे इधर जो फास्ट वेव आया था वो यूके वेरिएंट ज्यादा था। यूके वेरिएंट मतलब ये जो अल्फा स्ट्रेन हम लोग बोल रहे हैं, और डेल्टा स्ट्रेन का मतलब है जिससे पहले हम लोग जो भारत और हमारे इंडिया से जो पैदा हुआ था, उसी जो पहली बार इंडिया में दिखा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का कोई इसमें हाथ नहीं। ये सब स्ट्रेन को देश का नाम हटा के WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था ने क्या किया, उसका नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे रख दिया। डेल्टा यानी कि जो भारत में पाया गया, अभी सारा विश्व में ये फैल चुका है। और डेल्टा के बाद भी डेल्टा के ऊपर थोड़ा बहुत म्यूटेशन और भी आया है, जैसे DY.1 बोल के एक म्यूटेशन आया है जिसको हम डेल्टा प्लस बोलते हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट। उसमें भी संक्रमण क्षमता जो है थोड़ा ज्यादा है। उसमें भी आपका जो अपर रेस्पिरेटरी मतलब गले में जो संक्रमण करने का जो क्षमता है उससे ज्यादा उसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हम लोगों का जो फेफड़ा है उसमें संक्रमण होने का और उसमें जटिल जो बीमारी पैदा करने का क्षमता उसमें है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए डेल्टा स्ट्रेन कोई नया चीज नहीं है, और ये इंडिया के लिए उतना ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव जो हमारे इधर हुआ था उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी, ज्यादा से ज्यादा इंसानों को जो इन्फेक्शन हुआ था 60-70% से ऊपर वो डेल्टा वेरिएंट के लिए ही हुआ था। सर ये दूसरे जो कंट्रीज है जहां पे डेल्टा वेरिएंट अभी अभी पहुंचे हैं उन लोगों के लिए चैलेंज ज्यादा है, हमारे देश के लिए चैलेंज उतना ज्यादा नहीं है अगर हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और वैक्सीनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया। सर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी भय देखा जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट को लेकर के, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। अभी तक 2020 से यदि बात कर ले तो कोरोना 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 ही चल रहा था, लेकिन जैसे डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में बातचीत चल रही है तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को मालूम नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या है, ये एक्चुअल क्या है, किस तरह से ये इफेक्ट करता है शरीर को, तो इसको थोड़ा खुल के बताइए सर। देखिए डेल्टा वेरिएंट जो पहले भी सेकेंड वेव में भी हम लोगों ने देखे हैं, इसमें जो है कि संक्रमण क्षमता, और इसलिए आप देखिएगा कि अभी डेल्टा के संक्रमण के लिए जो भी केस हो रहे हैं उसमें क्लस्टरिंग ज्यादा हो रहा है। मतलब एक परिवार का अगर एक जन का इन्फेक्शन हुआ तो उसी परिवार का सारे लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस है। वहां पे उसी इलाके में बहुत सारे केसेस दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा के लिए हो रहा है। और मेरे हिसाब से अभी जो करना है प्रशासन के तरफ से कि जहां पे भी क्लस्टरिंग दिखाई दे रहा है वहां से सैंपल्स जो है वो हम लोगों का जीनोमिक लैबोरेटरी में भेजना है, क्योंकि VRDL लैब जितने भी है वहां पे सैंपल में दिखा जाता है कि वायरस है कि नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस वहां पे जीनोमिक स्टडी नहीं किया जाता है। जीनोमिक स्टडी करने के लिए यहाँ से जैसे कल्याणी का जो जीनोमिक लैब है वहां सैंपल भेजा जाता है, पॉजिटिव सैंपल्स, और उसमें देखा जाना चाहिए कि उसमें नया कोई स्ट्रेन है या डेल्टा है, अल्फा है, कुछ भी है। तो उससे प्रशासन के आपका जितने भी मतलब उसके बाद का जो काम है वो चालू हो जाना चाहिए। जैसे देखिए अभी जो रिपोर्ट आया है वो मई महीने का सैंपल का है, मतलब 2-3 महीने बाद वो रिपोर्ट आ रहा है। उस रिपोर्ट लेके हम लोगों को कुछ नहीं सर तो क्या फायदा है इस कदर से लेट की जा रही है? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए इंसाकॉक बोल के जो कंसोर्टियम है, इंडियन नेशनल सार्स-कॉव कंसोर्टियम फॉर जीनोमिक्स, इसमें 10 लैब से स्टार्ट किया गया। अभी सरकार का मैं शुक्रगुजार हूं कि अभी 28 लैब्स है, लेकिन ये भी काफी नहीं जी। अभी भी ये जो लैब्स में जीनोमिक स्टडी होता है उसका संख्या जो है, नंबर जो है, इसको बढ़ाना चाहिए सरकारी तरफ से, और ताकि हम लोगों का रिपोर्ट जो है जल्दी मिल जाए और उसके हिसाब से हम लोग प्रशासन के तरफ से जितने भी लोगों के तरफ से जो स्टेप्स है वो ठीक टाइम पे लिया जाए। क्योंकि टाइमली स्टेप अगर जैसे बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसे ही ये रिपोर्ट डिलेड इज बेसिकली रिपोर्ट डिनाइड।
और ये मैं बता सकता हूँ जितना भी डेल्टा केसेस का रिपोर्ट्स आए हैं वो जो सब लोग जिसको भी हुआ था उसमें से 100% मरीज वो अभी ठीक है और सुस्त है, पूरा वो अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये है जो मैं बोल रहा था कि डेल्टा से जटिल बीमारी होने का संभावना जो है वो ज्यादा नहीं है। और किन चीजों पे शरीर के किस भाग को ज्यादा इफेक्ट करता है जब डेल्टा प्लस वेरिएंट? ये देखिए इसका दो हिस्सा है। पहला तो है जो कोविड और पोस्ट कोविड। कोविड में जैसे कि इसका फेफड़े के ऊपर ही इसका ज्यादा असर दिखाई देता है और जैसे डेल्टा में क्या होता है जो पहले दिखाई देता था पहले स्ट्रेन्स में कि फेफड़े में जाने के लिए उसको टाइम लगता था, 7 दिन 10 दिन टाइम लगता था। अभी जो है 2-3 दिन में ही वो फेफड़े में जाके बीमारी पैदा कर रहा है। मतलब हम लोगों को ज्यादा सचेत रहना चाहिए कि अगर हमको इन्फेक्शन हुआ कुछ भी थोड़ा भी मुझे बुखार का भी जरूरत नहीं जी, अगर मुझे वीकनेस ज्यादा लग रहा है, जो वीकनेस मुझे पहले महसूस नहीं हुआ वैसे वीकनेस अगर ज्यादा लग रहा है तो जरूर टेस्ट कराइए, अपना टेस्ट कराइए और डॉक्टर का सलाह लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद होम आइसोलेशन में चले जाए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जटिल बीमारी हो सकता है, फेफड़े का प्रॉब्लम हो सकता है। और पोस्ट कोविड में जो हो रहा है वो पोस्ट कोविड में लेकिन आपका किडनी का बीमारी और साथ में जिन लोगों का डायबिटीज पहले नहीं था या हल्का फुल्का था, कंट्रोल्ड था, उसको भी डायबिटीज का जो जटिल परिस्थिति का मतलब संभावना जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए पहली जो सबसे अहम चीज है कि ये बीमारी मुझे, ये इन्फेक्शन मुझे ना हो, इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन। जी सर, आपने टेस्ट की बात की, यदि वीकनेस शरीर में होती है या फिर किसी और तरह की से आपने ये बात कही कि यदि शुगर नहीं है, शुगर अचानक से शुगर लेवल बढ़ जाता है तो टेस्ट कराना, किस तरह के टेस्ट कराने के लिए आप सुझाव देंगे? ये डॉक्टर का सलाह पहले लेना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप खुद ही ठीक कर लिए कि होम आइसोलेशन में रहेंगे, ये बिल्कुल मत कीजिए। अभी जैसे टेली कंसल्टेशन का भी सुविधा है, आप फोन पे डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, बात करके आप ठीक कीजिए कि आपको क्या क्या करना है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का शिकार आप हो सकते हैं। सर, कितना जरूरी हो गया है आज के समय में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, क्योंकि जिस कदर से लगातार जो मामले नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो उसके मद्देनजर क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए इम्यूनिटी, ये जो युद्ध अभी जंग जो शुरू हुआ है, ये वायरस और हमारे इम्यूनिटी के अंदर जो युद्ध चल रहा है एकदम, तो इम्यूनिटी बढ़ाना तो जरूरी है। इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एकदम वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके हथियार जो है वो है वैक्सीन। और वैक्सीनेशन लेके मैं एक चीज सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप वैक्सीन को लेके खामखा वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वहां पे भीड़ में जाने से आपको इन्फेक्शन होने का चांस है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ आपके जरिए कि आप थोड़ा सा इसको सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए ताकि लोगों को ठीक टाइम पे टोकन दिया जाए और लोग अपने टोकन लेके जिस टाइम स्लॉट में उसको जाना है उसी टाइम स्लॉट में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लेके घर जाए। बच्चों को लेके माँ घंटों भर वेट कर रहा है, ये देखने के लिए ये समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं वैक्सीन के साथ साथ आपका जो रेस्ट है, कम से कम दिन में 7 से 8 घंटा रेस्ट, और आपका जो खाना है, जो खाना आपके लिए पहले से सही है, और ज्यादा पानी, थोड़ा सा एक्सरसाइज, यही है। ज्यादा आपको दवाई वगैरह कुछ लेने का जरूरत नहीं है इम्यूनिटी। सर, इम्यूनिटी से याद आया कि आपने कहा सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स। सर, सवेरे सवेरे हम नॉर्थ मेडिकल कॉलेज आए और यहाँ पर देखे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो खाना लेकर आए हुए हैं, 2-3 दिनों से यहीं पे है, और जिस कदर से लाइनें लगाए गए हैं उन लाइनों में बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं माना जा रहा है।
तो जहां हम एक तरफ इम्यूनिटी पावर की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर एक तरफ हम फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मानते हैं, और इस वजह से जो सिस्टम मैनेजमेंट की बात आती है, ये कितना बहुत ज़्यादा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सचेतन अगर कोई होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल ये है कि अभी तक हमारे जितने भी लोग हैं उसमें बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो सही मायने में सचेतन है। देखिएगा, बहुत सारे लोग अभी भी माथे में कैप लगा के घूम रहे हैं। क्या उसका क्या ये है कारण? कैप से आपको कभी भी वायरस रोक नहीं सकते। तो जैसे ये बात है हुई, उसके साथ आपके वैक्सीन के लिए भी अगर आप एक जगह क्राउडिंग करते हैं तो वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है। वहां पे किसका इन्फेक्शन है, कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है कि नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन के लिए भी आप ऐसा मत कीजिए ताकि वही आपका कोई प्रॉब्लम का कारण बन जाए। लेकिन इसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा सा स्टेप लेना जरूरी है। आप जो लाइन जो बन रहा है वैक्सीन के लिए, उसमें फिजिकल डिस्टेंस बने रहे, इसके लिए नजरदारी जो है, इसके लिए आपका वॉलंटियर्स रहना चाहिए। और मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के टाइम कुछ ना कुछ सोशल काम करना चाहते हैं, उनको क्यों ना काम पे लगाया जाए। एनजीओ जो हैं वो भी आके जो लाइन है, जो सिस्टम है, उसका ख्याल रखे, उनका जो हेल्प है। क्योंकि देखिए, इसका एग्जाम्पल हमारे बगल में जो भूटान है, भूटान देश में इसका एग्जाम्पल है कि वहां पे जितने भी शिक्षक थे, स्कूल्स बंद थे, शिक्षक वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट सेंटर्स है वहां पे वॉलंटियर्स का काम कर रहा है, और इसके लिए उनका जो मैन पावर का डेफिसिट है उसका थोड़ा बहुत उसका प्रॉब्लम जो है उसको ठीक कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं हमारे इधर भी सोचना चाहिए प्रशासन को और काम में लगाना है। सर, थर्ड वेव की कितनी आशंका बढ़ गई है? थर्ड वेव तो आने वाला ही है, और यहाँ पे आईसीएमआर को जो प्रोजेक्शन, इसको प्रिडिक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन है आईसीएमआर का, उसमें दिखा जा रहा है कि अर्लीस्ट ये अगस्त महीने में आ सकता है, अगस्त का मिड अगस्त में, और नहीं तो सितंबर में ये आ सकता है, आएगा ही। लेकिन इसका पीक जो है, पीक आएगा नवंबर दिसंबर अंत तक इसका पीक हमें दिखाई देगा। लेकिन अगले साल जून तक ये थर्ड वेव चलेगा। एक जो अच्छी बात है ये प्रोजेक्शंस का कि इसमें सेकेंड वेव जैसा उतना ज्यादा पीक नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे हमने देखा था कि दिन में हमारे देश में 4-4.5 लाख लोग बीमार हुए थे, इसमें ज्यादा से ज्यादा 80,000 से 1 लाख लोग दिन भर में बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीनेशन थोड़ा सा और जल्दी लोगों के बीच पहुंचे, तो थर्ड वेव भी रोक सकते हैं। सर, ये वेव से बात आती है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, टोटल कितना वेव है सर? कुछ कम से कम अभी जो दिखाई दे रहा है सारे दुनिया के हिसाब से, और पिछले जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था उसके हिसाब से कम 4 वेव तो आने ही वाला। थर्ड वेव के बाद भी फोर्थ वेव डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो अगले साल 2022 के एंड तक फोर्थ वेव आएगा। और देखिए, जैसे मैंने बोला कि वायरस और इम्यूनिटी के अंदर जो जंग जो चल रहा है, इसमें इम्यूनिटी जीतेगा, इसमें कोई मतलब किसी का शक नहीं है। इम्यूनिटी जीतेगा, साथ में नेचुरल जो ये वायरस का जो संक्रमण क्षमता है, जो जटिल बीमारी पैदा करने का क्षमता है, इसमें भी थोड़ा कमी आएगा नेचुरली। क्योंकि देखिए, हम लोग तो उन लोगों के दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो संख्या में हमसे ज्यादा है, उससे हम हमारे खुली आंख से उसको दिखाई भी नहीं देता है, खाली आंख से। तो ये हम लोगों से ज्यादा मतलब शक्तिशाली है, संख्या में ज्यादा है, उनके दुनिया में हम मतलब हैं, जी रहे हैं। तो किसी ना किसी दिन इसका अगर क्षमता जो है ये कम ना हुए तो ये वेव्स का जो आना ये बंद नहीं हो।
बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी दर्शकगण हैं, क्योंकि बहुत ऐसे दर्शकगण हैं हमारे, बहुत से ऐसे आम जनता है जो दोनों डोज लेने के बाद बाजार में खुले आम बिना मास्क के घूम रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे, दोनों डोज जो ले लिए हैं वो कितना तैयार है थर्ड वेव के लिए, और इसके साथ ही वो इंसान, वो व्यक्ति जो दोनों डोज लेकर ये सोच रहे कि अब हम सुरक्षित है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, दोनों डोज लेने के बाद जो सुरक्षा है वो यहाँ तक है कि आपको अगर कोविड-19 हुआ तो आपको ज्यादा जटिल बीमारी नहीं होगा, और साथ में हॉस्पिटलाइज होने का जरूरत कम है, और आपसे दूसरों को फैलने का भी चांसेस कम है। लेकिन आपको कोविड-19 होगा नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। इसका दो कारण है, क्योंकि 2 डोज लेने के बाद भी आपका जो एंटीबॉडी शरीर में पैदा हुआ, वो एंटीबॉडी कितना कारगर रहेगा, कितना देर तक कारगर रहेगा, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के तौर पे है। और साथ में दूसरा स्ट्रेन अगर आ गया जिसके विरुद्ध हमारे वैक्सीन नहीं काम करता है, तो आपको कभी भी हो सकता है। इसके लिए जैसे हम लोगों के प्रधानमंत्री ने बोला कि दवाई भी और कड़ाई भी, ये अभी तक इसको पालन करना जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। और इसके साथ मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, 2 डोज हो जाने के बाद बहुत सारे जगह ऐसे हैं, टूरिज्म में ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि 2 डोज होने के बाद वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इसके चलते मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, 2 डोज होने के बाद अगर किसी के शरीर में सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 डोज हो गया मतलब उसको सब कुछ से छूट है, नहीं। 2 डोज होने के बाद भी उसको बुखार है, खांसी है, कुछ भी सिम्टम्स है, तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट या कम से कम एंटीजन टेस्ट करना जरूरी है। सर, इसके साथ साथ हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि जिस कदर से ये जो डोज हम ले रहे हैं, ये क्या आगे चल के 2 साल या 4 साल के बाद फिर से हमें डोज लेना पड़ेगा? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है सर। ठीक, ये देखिए, कोविशील्ड के लिए अभी तक जो रिसर्च जो डेटा आया है उसमें बोला जा रहा है कि कोविशील्ड में हो सकता है कि आपको बूस्टर डोज ना लगे, मतलब आप पूरे आपका जिंदगी के लिए ये आपको जो प्रतिरोध क्षमता जो है वो देगा। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि बूस्टर डोज, क्योंकि आपने देखा होगा कि इजराइल में वो लोग, उन्होंने बूस्टर का जो प्रयोग है ये स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बूस्टर का ट्रायल्स चल रहा है, बूस्टर जो ट्रायल के तौर पे दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में और मेरे हिसाब से 3-4 महीनों में हम लोगों को ये पता चल जाएगा, कंफर्म पता चल जाएगा कि कितना देर में बूस्टर लेना है कि नहीं, ये हम लोगों को पता चल जाएगा उसी टाइम सबको। लेकिन अभी कम से कम 2 डोज आपको लगाना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम सर से जुड़े हैं, डॉक्टर कल्याण खन सर से। हम आशा करेंगे जितने भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं वो शायद उनकी जितनी भी परेशानियां होंगी इस बात को लेकर के या फिर कोई सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब शायद आप सभी को मिल गए होंगे, क्योंकि अफवाहों में ना रहे, बिल्कुल जो सटीक कारण है, सटीक जो तथ्य है वो जानना बेहद जरूरी होता है। सर, हम बहुत धन्यवाद आपका फिर से करना चाहेंगे नॉट बेंगोली न्यूज़ रिपोर्ट के। आप सभी से हम जुड़े रहेंगे, यूं देखते रहे नॉट बेंगोली न्यूज़ रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।